Hello everyone, welcome back to our class after a pretty long time. Well, आज की क्लास होने वाली है चैप्टर एवोल्यूशन के बारे में. ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन लिखा हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर जनरल एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, नॉट स्पेसिफिकली ह्यूमन एवोल्यूशन. हम लोग अपने कोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वर्ड एवोल्यूशन को समझते हैं. जो भी एक स्पीसी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओवर टाइम जो चेंज आता रहा है इन पास्ट, उससे उस प्रोसेस को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इन पास्ट जो चेंज आता रहा. देखें, अब हमारे पास अगर आप लिटरल मतलब देखें ना, इवॉल्व का मतलब होता है कि चेंज होना ओवर टाइम. अब वो चेंज कभी भी हो सकता है, एक प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है, फ्यूचर टाइम में भी हो सकता है. इवॉल्व का लिटरल मतलब यानी कि अगर इसका आप मीनिंग देखोगे तो उसका वो रिजेंबल करेगा मॉडिफाई से. ठीक है, अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई एवोल्यूशन का मतलब है चेंज ओवर टाइम. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अर्थ में, यूनिवर्स में जो ग्रेजुअल चेंजेस आए किसी भी वजह से, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो प्रोसेस कहलाता है एवोल्यूशन. ठीक है, यानी कि किस तरीके से ज़िंदगी इवॉल्व हुई, मॉडिफाई हुई, ट्रांसफॉर्म हुई ज़मीन पे. ठीक है, सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि जितने भी चेंजेस आए ओवर टाइम, दैट इज एवोल्यूशन. या फिर चीज़ें सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स हुई, दैट इज एवोल्यूशन. या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एवोल्यूशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑन अर्थ इब्तदाई दिनों से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हुए हैं, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने, तो वो एवोल्यूशन थी. फिर सिंपल यूकैरियोट से कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स बने, दैट इज एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन के बारे में हमारे पास कोई लॉ नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि कोई भी एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया है कि अच्छा अगर ये थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, तो यही एक हार्ड एंड कोर रूल है. ऐसा नहीं है. एवोल्यूशन के चैप्टर में आप जो पढ़ते हैं वो थ्योरीज हैं. ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं प्रूफ के बेसिस पे, थोड़े बहुत प्रूफ के बेसिस पे जो लोगों ने कहा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, एवोल्यूशनिस्ट ने और बायोलॉजिस्ट ने कहा कि किस तरीके से हमारे पास चेंजेस आए हैं, तो उन्हें हमने एवोल्यूशनरी थ्योरीज में कंसिडर किया. तो यहाँ पे आप कहने का मकसद, यहाँ पे कोई आपको लॉ, कोई रूल, प्रिंसिपल नहीं मिलेगा. तो जब हम एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो मेन थ्योरीज आती हैं जो हमारे कोर्स आउटलाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. सबसे पहले आती है डिवाइन थ्योरी. इसका पूरा नाम है थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन, या फिर आप इसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है? देखें, हमारे पास जो कुछ साइंटिस्ट, उनका मानना ये था कि जो लाइफ है वो खुद ब खुद बनी. कोई एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. ऐसा नहीं कह सकते हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, नहीं. सिंपल था वो पहले से ही, यूनिवर्स जैसे बना तो उसी दौर से वो सिंपल ही है. सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं बना, बल्कि कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद बना. ठीक है, स्पॉन्टेनियसली बना. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी. ए बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से भी
बर्थ ले सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर उस थ्योरी आज के दौर में अगर आप देखें तो उस थ्योरी का कोई भी रेलेवेंस या फिर सर पाँव नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन है या फिर स्पेशल क्रिएशन, यहाँ पे बताया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, कोई एक डिवाइन फोर्स थी जिनकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स बने। दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, कोई म्यूटेशन कोई वेरिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स मंकीज, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। कोई एवोल्यूशन नहीं हुई। सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। लेकिन यहाँ पे मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे एवोल्यूशन का कोई काम नहीं है, कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, ठीक है। दूसरा, जब आप हमारे पास एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा इवॉल्व हुआ। थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन में क्या है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग थिंग्स के दरमियान में, इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज नो रिलेशन। कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दौरान में कोई भी रिलेशन नहीं है, उनका कोई भी कॉमन इंसिस्टर नहीं है। ये थ्योरी किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कैरोलस लीनियस ने इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 MCQ पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए, ठीक है। कैरोलस लीनियस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ही इज़ द फादर ऑफ, हाँ, कौन सी ब्रांच के फादर हैं आप चैट में भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है, गुड। टेक्सोनॉमी के फादर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, ये जो बायोलॉजिकल नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कैरोलस ने दिया था। उसके बाद ये हमारे पास MET जो नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है 2025 फेब में जो टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सेकंड MET था, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि द टर्म मैमल, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। The term mammal was given by, तो यहाँ पे आंसर था कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो ये जो मैमल का टर्म है, ये जो नाम है, ये भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो इन्होंने बहुत बड़ी लेवल के ऊपर काम किया है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इट्स अ बिग टाइटल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, मैमल टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। तो बावजूद इसके इन्होंने डिवाइन थ्योरी को सपोर्ट किया, ठीक है। तो इनसे तो एक्सपेक्टेड था, बट या उसके बाद हमारे पास ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, तो जो हमारे पास फादर सॉरस थे उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। ठीक है, जो फादर है ये टाइटल होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर। हमारे पास इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक टाइटल्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जैसे नन, पोप, फादर। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये इनका टाइटल था। डेजिग्नेशन भी आप कह सकते हैं, आई थिंक। सो ये हमारे पास हो गई क्या, थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन और स्पेशल क्रिएशन। अब हम आते हैं जो थ्योरी
सेकंड थ्योरी कौन सी है? वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस थ्योरी को, ये वही थ्योरी है जो कि एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, वरना यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे एवोल्यूशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जो मेन थ्योरीज हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी हो गई, लेमार्क की थ्योरी, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, और जो एक दो, मैं नहीं कहूँगी आप सारी डेट्स याद करें, लेकिन जो एक दो डेट्स हैं कि अच्छा वो बहुत ही कैची डेट्स हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल लेमार्क और डार्विन दोनों का बर्थ ईयर सेम था, तो मे बी वहाँ से सवाल उठ के आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू आर क्लियर विथ what type of question can arise, ठीक है, you must be prepared for that। इस चैप्टर में साइंटिस्ट और उनकी थ्योरीज के नाम आपको पता होने चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू वेयर वी वर, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी के अंदर हमारे पास ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद क्योंकि एवोल्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे कहा गया कि लाइफ जो है ना वो इवॉल्व हुई है ओवर टाइम। जो ऊपर हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी थी कि यही था ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज एवोल्यूशन। किस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक तरीके के ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा बना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, इनसे हमारे पास क्या बने, यूकैरियोट्स बने। अब किस तरीके से बने उसमें भी हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं जो कि बताती हैं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट इवॉल्व हुआ है। एक हमारे पास, ये हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ। एक हमारे पास है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोसिस। थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, ठीक है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एक जो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया था उससे माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, साइनोबैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट बन गया, एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया था उससे फ्लैजेला। तो ये मैं समझाऊंगी आगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर बता रही हूँ कि प्रोकैरियोट से कैसे यूकैरियोट बना। इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एवोल्यूशन, और उसमें किस तरीके से बना तो वो हमें दो थ्योरीज यहाँ पे सपोर्ट करती हैं इस बात को, थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, ठीक है, और दूसरी थ्योरी एक ही यू के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी भी आप इसे कह सकते हो। तो ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास देखें कौन कौन से साइंटिस्ट ने सपोर्ट की इसको, ये एरिस्टोटल से डार्विन तक। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एरिस्टोटल ने ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया था, पर यहाँ पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इन्होंने यहाँ पे इस थ्योरी के फेवर में इन्होंने बात की थी। ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट पॉइंट्स जो कि आपको याद होने चाहिए, कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नाम। ओके, सबसे पहले हमारे पास द टर्म मैमल वाज गिवन बाय कैरल लिनियस, मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कभी नाम सुना, अब देखिए अगर आप पंजाब की बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पे तो पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में,
ठीक है। ये जो हम लोग पीरियड्स पढ़ते हैं ना, जब से अर्थ बनी वहाँ से लेकर हमारे पास जितने भी अभी तक टाइम गुजरा उनको हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतने साल का पीरियड, ये कुछ इतने मिलियन ईयर ऑफ ईयर्स, इतने में उनको हम स्पेसिफिक टर्म्स देते हैं। इसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल जुरासिक पीरियड, वहाँ पे क्या हुआ था, डायनासोर्स की एवोल्यूशन हुई थी। तो ये सारे ये जो पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है अर्थ के टाइम पीरियड को, इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। सवाल आएगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किसने किया था, ठीक है। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। कहता है कि किस तरीके से लाइफ इवॉल्व की है कॉन्स्टेंटली जब से अर्थ फॉर्म हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसने दिया था, जॉर्ज बफन, ठीक है। अच्छा, अभी कन्फ्यूजन होती है याद कैसे करें, क्योंकि अभी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, उनका बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है आपको याद करने के लिए एक चीज़ काम आ सकती है, वो ये है, देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो रही है, जियोलॉजिकल। सो जियोलॉजिकल से हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको, जॉर्ज में भी जियो आता है, तो भाई जियो यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो टाइम स्केल दिया वो जॉर्ज ही दे सकता है, ठीक है। That's just a trick, might be silly for a lot of you, but think it might help. Next हमारे पास सेकंड जो है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मैंने ऊपर बता दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कौन से एक साइंटिस्ट ने दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें, ठीक है। अभी डिफरेंट तरीके का सवाल बन सकता है। देखिए, अगर वो पूछता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया, या तो वो पूछेगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन का ये जो टर्म है ना, नेचुरल सिलेक्शन, इससे मुराद क्या है हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, थ्योरी ऑफ सबसे पहले तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था लेमार्क ने। वो अलग बात है कि इनकी थ्योरी जो है वो आगे जाके फिर इररेलेवेंट हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक नया कॉन्सेप्ट जो था वो था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये दिया था किसने, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पे देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। लेमार्क ने कहा इन थ्योरीज़ को हमारा काम है डिटेल में डिस्कस करना, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखें, लेमार्क ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से इवॉल्व करता है, ठीक है। मैं पूरा आई डोंट वांट टू गो टू लेमार्क की थ्योरी पूरी डिटेल में भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती यहाँ पे, बट इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अभी के लिए। जस्ट कीप इन माइंड कि भाई लेमार्क ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से इवॉल्व करता है, जो ऑर्गन उनके ज़्यादा काम आता है उसको वो सपोर्ट करता है, उसको इनहेरिट करवाते हैं अपनी आगे वाली जनरेशन्स में, और जो ऑर्गन जो पार्ट उनके काम नहीं आता उसे वो जनरेशन टू जनरेशन डिटेरिएट, यूजलेस, क्योंकि वो होता जाता है ऑर्गन, तो उसे अपनी उसके जीन्स को इनएक्टिव करते जाते हैं, वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होता आगे वाली जनरेशन्स में। तो इसने कहा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद इवॉल्व करता है। डार्विन ने कहा कि देखो एवोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन ऐसे नहीं होती कि अच्छा अडेप्टिव कैरेक्टर्स हैं तो काम आ रहा है तो वो इनहेरिट होगा, नहीं काम आ रहा तो वो डिटेरिएट होता, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि ये जो एवोल्यूशन हो रही है ये नेचर का कमाल है, ठीक है। ये हो रही है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि नेचर सेलेक्ट करती है कि ये वाला कैरेक्टर सूटेबल है इन्वायरमेंट से
एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो ये कैरेक्टर इवॉल्व होगा और बेहतर होगा आगे वाली जनरेशन्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से तो ये था नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर इज़ द बॉस, वो डिसाइड करता है कि अच्छा ये एग्जिट। देखो हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। डार्विन की थ्योरी यही कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर लेगा ना, वही फिट रहेगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए और अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। अदरवाइज वो दुनिया से, वो स्पीसी ख़त्म हो जाएगा दुनिया से अगर तो वो इवॉल्व नहीं करता वक्त के साथ साथ, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं आती, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती थी, लेकिन वो फोटो रेस्पिरेशन एक यूजलेस प्रोसेस था। वक्त के साथ साथ प्लांट ने क्या किया, इवॉल्व किया, तो फोटो रेस्पिरेशन जिन प्लांट्स में होती थी, C3 प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई, उसके अंदर C4 प्लांट्स बने। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना था, प्लांट्स ने इवॉल्व किया, तो C4 प्लांट्स आर मोर स्टेबल, दे आर मोर फाइनर, they can survive more nicely than C3 plants, ठीक है। So that is theory of natural selection। ये कहता है कि सर्वाइव वही करेगा जो कि फिट होगा, जो स्ट्रगल करेगा, अच्छे से अपनी एग्जिस्टेंस को बचा सकेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत सिंपल करके जितना हो सकता था। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट कंटिन्यू करता है। देखें एक और चीज़ है, 2-3 यहाँ पे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। देखें फॉसिल फ्यूल्स जो होता है, जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज होने लग जाते हैं बाय डिकम्पोजर्स, और वो डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं कि चलो 20, 10, 30 ईयर्स, नहीं, ओवर द टाइम पीरियड ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये जो रिमेन्स थे, जो डेड बॉडीज़ थी उन प्लांट्स की, उन एनिमल्स की, उन ह्यूमन्स की, ये क्या हुई, ये डिकम्पोज हुई सॉइल के अंदर। उनके अंदर जितना भी मिनरल था, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो सॉइल का पार्ट बना, और इस तरीके से हमारे पास